नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम आयुष्मान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुनमुन अग्रवाल, जो श्री धन्वंतरी आईवीएफ सेंटर रायपुर की कंसल्टेंट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर मुनमुन, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आयुष्मान में आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ से जुड़ी कुछ खास जानकारियों के बारे में। आज के समय में देखा जाए तो इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या स्त्री और पुरुष में आम होती जा रही है। इस बारे में आज हम जानेंगे इनफर्टिलिटी क्या है, इसके इलाज और इसके कारणों के बारे में, साथ ही वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी टीवी स्क्रीन पर श्री धन्वंतरी आईवीएफ सेंटर का फोन नंबर भी फ्लैश होगा। आप कार्यक्रम के बाद उस नंबर पर डायल करके सीधे डॉक्टर मुनमुन अग्रवाल से बात कर सकते हैं, उनसे सलाह भी ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल डॉक्टर मुनमुन मेरा आपसे यही रहेगा, आईवीएफ आखिर है क्या? आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब कि हम स्त्री से अंडे निकालते हैं, पुरुष के शुक्राणु लेते हैं, उस अंडे और शुक्राणु को लैब में मिलाकर ब्रूम बनाते हैं। यानी आपका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो आपके शरीर में नहीं हो रहा है, वो एक लैब में हो रहा है। इसको कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आईवीएफ, या आम भाषा में बोलें तो टेस्ट ट्यूब बेबी। डॉक्टर मुनमुन, लेकिन कई लोगों के जहन में सवाल होता है, जो नेचुरली पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं या जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं, आईवीएफ क्या 100% प्रेगनेंसी की गारंटी देता है? नहीं, आईवीएफ में 100% गारंटी नहीं होती है। हम कपल्स को इवैल्यूएट करते हैं और उस हिसाब से हम उन्हें बताते हैं कि एक तो 4 प्रकार के आईवीएफ होते हैं जी। जैसे एक पहला होता है सेल्फ आईवीएफ, जिसमें हम हस्बैंड का ही स्पर्म लेते हैं और वाइफ के एग्स लेते हैं। दूसरा होता है डोनर एग आईवीएफ, जिसमें हम स्पर्म हस्बैंड का लेते हैं लेकिन एग किसी और का रहता है और ब्रूम बनाकर हम वाइफ के अंदर ही प्रत्यारोपण करते हैं, जिसको हम कहते हैं डोनर एग आईवीएफ। एक होता है डोनर स्पर्म आईवीएफ, जिसमें हम स्पर्म किसी और का लेते हैं जो स्पर्म बैंक से हमको मिलता है, एग वाइफ का लेते हैं, एम्ब्रियोज बनाते हैं और एम्ब्रियोज को वाइफ के अंदर ही हम प्रत्यारोपण करते हैं। और एक होता है अंडा और शुक्राणु दोनों किसी और का बना बनाया ब्रूम हम वाइफ के अंदर प्रत्यारोपण करते हैं। एक कपल में कौन से प्रकार का आईवीएफ में जाना चाहिए और किस प्रकार के आईवीएफ में कितनी प्रतिशत सक्सेस की संभावना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग का। कि हम कह सकते हैं एक कपल को, अगर आप ही के अंडे और आप ही के शुक्राणु से जा रहे हैं तो सक्सेस की संभावना 20 से 30% है। लेकिन यहीं पर अगर हम अंडा बदल दें या शुक्राणु बदल दें तो सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है, 70 से 80% हो जाती है। लगभग देखा गया है 2 से 3 बार करने में 90% कपल्स में हमको सक्सेस मिल ही जाता है। डॉक्टर मुनमुन, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, किन लोगों के लिए ये होता है, जरूरत किसे होती है आईवीएफ की, और वो कौन लोग होते हैं जो आईवीएफ के जो तमाम पैमाने होते हैं उन पर खरे उतरते हों? जी, तो आईवीएफ ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। हर कपल को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल कपल्स में पेशेंस नहीं है, 2-3 साल हुए शादी को और उनको लगता है कि बच्चा नहीं रुक रहा है, चलो डायरेक्ट आईवीएफ करा लेते हैं। नहीं, हर किसी को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने कंसल्टेंट से मिलिए और जानिए कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत है कि नहीं। सबसे पहले आईवीएफ की ज़रूरत किन्हें है? अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं, फलोपियन ट्यूब्स जो होती है एक फीमेल्स में, अगर वो ब्लॉक हैं तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, हमें लैप्रोस्कोपी द्वारा कोशिश करनी चाहिए उस ट्यूब्स को खोलने की, लेकिन अगर वो पूरी तरीके से डैमेज हो रखे हैं और उनके खुलने की कोई संभावना नहीं है तो ऐसे कपल्स को आईवीएफ में ही जाना पड़ता है। दूसरा, अगर एक स्त्री में अंडाशय में अंडे बनने की क्षमता एकदम खत्म हो गई है, उनके शरीर में अंडे बन ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमें डोनर एग आईवीएफ में जाना पड़ता है। ऐसे ही अगर हस्बैंड में शुक्राणु बहुत कम है या
ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन अगर वो खुद के स्पर्म से जाना चाह रहे हैं तो ऐसे में हमें आईवीएफ में ही जाना पड़ता है, क्योंकि अगर शुक्राणु का मात्रा बहुत कम रहे, लेस देन 5 मिलियन है अगर काउंट आपका, तो आईवीएफ ही एक ऐसा साधन है जिससे आपको खुद के शुक्राणु से प्रेगनेंसी रुक सकती है। और अगर एजोस्पर्मिया है या स्पर्म निल आ रहा है, बट अंदर हमने जब बायोप्सी करके देखा तो हमको अंदर आपके टेस्टिस में स्पर्म्स मिल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम आईवीएफ में एक टीसा करके प्रक्रिया होती है जिससे हम आपके टेस्टिस से स्पर्म निकाल के आपके वाइफ के अंडों के साथ मिलाकर ब्रूम बना सकते हैं। तो ऐसे कपल्स में भी हम आईवीएफ में ही जा सकते हैं। या फिर आपकी शादी को बहुत समय हो गया है, 9-10 साल हो गए हैं, हर साधारण ट्रीटमेंट आपने करा लिया, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो इन्हें कहते हैं हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। मतलब इन कपल्स में हमें कोई कारण नहीं मिल रहा है, इनके ओवरीज ठीक है, यूट्रस ठीक है, ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने हर साधारण ट्रीटमेंट करा लिया, 8-10 साल हो गए शादी को, फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। सो ऐसे कपल्स को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस कहते हैं। और फिर इन केसेस को हमें कितना मैटर करता है डॉक्टर मुनमुन, किस एज तक के लोगों के लिए आईवीएफ सहायक होता है? एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड स्पेशली जो हम आजकल कह रहे हैं कि आईवीएफ के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, मोस्ट कॉमन कारण इसका यही है कि लेट मैरिजेस, जिस वजह से कपल्स काफ़ी लेट प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एक फीमेल्स में स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30 अंडाक्षय में अंडे बनने की क्षमता कम हो जाती है, साथ ही साथ अंडों की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है। हमें ये भी समझना है कि एग का नंबर तो कम हो रहा है, साथ में एग की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है। इसलिए आफ्टर द एज ऑफ 30 अगर कपल को शादी को 4-5 साल हो गए हैं, द कपल्स वाइफ की एज मोर देन 33-34 है, सो ऐसे केसेस में फिर हमें डायरेक्ट आईवीएफ में जाना चाहिए। डॉक्टर मुनमुन, ये जो पूरी प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। जी जी जी, ये जो पूरी प्रोसेस है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कितना समय इसमें लगता है? कितना टाइमिंग हम मानकर चलें कि एक कपल जब आपके पास पहुंचता होगा तो उसे कितना टाइमिंग लगता है इस पूरी प्रोसेस में? ओके, सो एक कपल जब हमारे पास आता है पहली बार, हम उन्हें पूरा इवैल्यूएट करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अंडाक्षय में अंडे सही है कि नहीं, सीमेन में, हस्बैंड के सीमेन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है। अब अगर हमने डिसाइड कर लिया कि यस ये कपल को हमको आईवीएफ करना है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार का आईवीएफ करना है, खुद के अंडे और शुक्राणु से जाना है कि डोनर एग लेना है कि डोनर स्पर्म लेना है, ये डिसाइड हो गया। तो लगभग आप ये मानिए कि एक आईवीएफ साइकिल को करने में 1.5 से 2-2.5 महीने का समय करीबन लग जाता है, क्योंकि अंडे बनाने में 10 से 12 दिन लगते हैं। फिर हम उन अंडों को निकालते हैं, स्पर्म के साथ मिलाकर उन्हें एम्ब्रियोज बनाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, एम्ब्रियोज को हम फ्रीज कर देते हैं। और उसके बाद जब फिर स्त्री का पीरियड आता है, अब बच्चेदानी की परत बनाते हैं, फिर जब परत रेडी होती है तब इन एम्ब्रियोज को हम उसमें डालते हैं। तो इस प्रक्रिया को भी 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो ऐसे कुल जुल मिलाकर 1.5, 2, 2.5 महीने तक का ये प्रक्रिया रहता है। तो इसमें कपल्स को धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर मुनमुन, क्योंकि जाहिर तौर पर आईवीएफ को लेकर जिस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि लोगों के बीच में इसे लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन जितनी अवेयरनेस होती है उतनी ही कुछ भ्रांतियां भी लोगों के जहन में आईवीएफ को लेकर जाहिर तौर पर है। क्योंकि हम अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि आईवीएफ से जो पैदा हुए बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों से थोड़े से अलग दिखाई देते हैं, इसके कई साइड इफेक्ट भी, इस तरह की बातें। आप मुझे ज़रा बताइए कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और आईवीएफ को लेकर लोगों के जहन में भ्रांतियां क्या क्या हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आईवीएफ को लेकर लोगों के मन में बहुत गलत फहमियां हैं, जिन्हें हम कहते हैं मिथ्स रिलेटेड टू आईवीएफ। बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे पहले, इट इज़ अ कंप्लीटली सेफ प्रोसीजर, इसका मेजर साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है। सेकेंडली, एक साधारण कपल में जितने एबनॉर्मलिटीज़ की संभावना होती है उतनी ही संभावना एक आईवीएफ कंसीव्ड कपल्स में भी होती है। इसका मतलब ये स्टडीज़ ने देखा गया है कि जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़
एक नॉर्मल कपल जब कंसीव करते हैं जितने परसेंट चांसेस हैं, जैसे 1 to 2%, वो एक्चुअली फीमेल्स के एज के ऊपर डिपेंड करता है, उतना ही परसेंट चांसेस एक आईवीएफ कंसीव्ड कपल में भी होता है। इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि हमारा आईवीएफ से प्रेगनेंसी रुकी है तो पूरे 9 महीने बेड रेस्ट की ज़रूरत है। नहीं, आपको पूरे 9 महीने बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 3 मंथ्स हाँ, आपको दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा चलती हैं, बट आफ्टर 3 मंथ्स आप एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी जैसी ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं चलती हैं। आप ये मान के चलिए कि कहते हैं कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। आईवीएफ वालों में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं होते। आप ये समझिए कि उनका हम आईवीएफ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, उनके शरीर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से उन्हें आईवीएफ में जाना पड़ रहा है। तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा कहते हैं कि इनकी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं, अबॉर्शंस या ब्लीडिंग की संभावना ज़्यादा होती है। इट इज़ नॉट एज कि आईवीएफ की वजह से ये सब ज़्यादा है, इट इज़ बिकॉज उनकी इनबिल्ट बॉडी में ये सब प्रॉब्लम्स पहले से ही है जी। इस वजह से थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस एक आईवीएफ कंसीव्ड में ज़्यादा रहते हैं। बाकी सब मिथ्स है। आईवीएफ इज़ कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर। हाँ, आई कैन से इट इज़ फाइनेंशियली एक्सपेंसिव, आपके मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है, इन द सेंस कि आप बहुत स्ट्रेस लेते हो कि आप इतना एक्सपेंसिव प्रोसीजर करा रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू सो मच इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, येस इट अफेक्ट्स यू। बट अगर आप स्ट्रांग हैं, यू हैव अ गुड काउंसलिंग ग्रुप, यू हैव अ गुड फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, देन इट बिकम्स अ वेरी इजी जर्नी फॉर द कपल। कई लोगों का ये भी मानना है डॉक्टर मुनमुन कि ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है, तो ऐसा है, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है? सी इट इज, उसके नाम में ही है ART, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, इसको ART भी बोलते हैं, है ना, नाम में आर्टिफिशियल है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ बहुत आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स या कुछ यूज कर रहे हैं। इट इज हस्बैंड का ही स्पर्म रहता है, वाइफ का ही एग रहता है, उसी को हम बस लैब में साथ में जोड़ के फर्टिलाइज कर रहे हैं और एम्ब्रियो बना रहे हैं। जीन्स उसमें आपके हस्बैंड और वाइफ के ही रहेंगे जी। जेनेटिकली बेबी बिल्कुल आपका ही जैसा ही है। सो आप समझ रहे हैं। सो ऐसे इसमें ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहा है जो आपके बच्चे के जीन्स को अफेक्ट करेगा। इट इज योर जीन्स ओनली। एक और सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ रहेगा, जो मिथ्स हैं डॉक्टर मुनमुन के, मल्टीपल प्रेगनेंसी भी इससे होती है, ऐसे भी कुछ लोगों का कहना है कि अगर हमने आईवीएफ करवाए तो मल्टीपल प्रेगनेंसी भी। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। यस, आईवीएफ में देखिए, स्पेशली इन इंडिया हमारा ये मानना है कि हम यूजुअली 2 अच्छे एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं, 2 ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं, जिससे यस देयर इज 30% चांसेस ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसीज, बट 70% चांसेस हमेशा सिंगलटन प्रेगनेंसी का ही रहता है जी। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। सो बिकॉज ऑफ विच अगेन थोड़े से कॉम्प्लिकेशन के रेट्स ज्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर मुनमुन, अभी जस्ट बिकॉज की ट्विन प्रेगनेंसी। जी, अभी बातचीत में आपने ये कहा कि अगर कोई आईवीएफ के लिए कपल पहुंचते हैं तो उन्हें मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और ज़रूरी ये भी है कि आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो, और ज़रूरी ये भी है कि आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा है। तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, कितना खर्चा इसमें आता है? अगर एक कपल आपके पास पहुँचता है तो अमाउंट इस पूरी प्रोसेस में कितना खर्चा आ सकता है? तो आप ये मान के चलिए कि एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं आपको कोट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज ये हर सेंटर टू सेंटर एंड हर सिटी टू सिटी थोड़ा थोड़ा वैरी करता है। बट आप ये मान के चलिए मिनिमम 1 लाख से लेके मैक्सिमम 3 लाख तक आपका यूजुअली आईवीएफ हो जाना चाहिए इस खर्चे में। इसमें क्या इंक्लूडेड है, आपका आईवीएफ में जो इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, है ना, इसमें ब्रूम डालने तक की प्रक्रिया का मैं आपको खर्चा बता रही हूँ। उसके बाद फिर जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसके बाद जो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी का जैसा कंसल्टेशन का चार्जेस वगैरह लगता है वो सब अलग है। ये जो ब्रूम डालने तक की प्रक्रिया है उसमें 1 लाख से लेके 3 लाख के बीच में यूजुअली आपका आईवीएफ हो जाता है, सब कुछ मिलाकर। अगला सवाल मेरा ये रहेगा डॉक्टर मुनमुन, इसका सक्सेस
रेट क्या है, और ये भी कि क्या अभी भी अगर हम देखें इस बार, क्योंकि आप खुद कह रही हैं कि अब लोग ज़्यादातर आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि लेट मैरिज हो रही है, उसके बाद बेबी प्लानिंग भी देर से करना, वो एक सबसे बड़ी वजह। तो क्या अभी भी हम ये कहें कि अवेयरनेस की कमी है, या प्रॉपर अब जागरूकता लोगों में आ चुकी है आईवीएफ को लेकर? फ्रैंकली स्पीकिंग अभी मेट्रोज में कई जगह तो जागरूकता काफ़ी आ चुकी है आईवीएफ को लेकर, जी, है ना। लोगों को पता भी है कि इट इज़ अ सेफ प्रोसीजर, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लोग आर मोर एक्सेप्टेबल टुवर्ड्स आईवीएफ, जो आज से 10 साल पहले नहीं थे। आज से 10 साल पहले जो आप इतने मिथ्स बता रहे हैं कि बच्चे में खराबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, बच्चा आर्टिफिशियल है, हमारा नहीं है, जीन्स बदल दिए जाते हैं, ये सब पुराने ज़माने की सोच थी। जी। आज के यंग जनरेशन, द कपल्स आर मोर एक्सेप्टेबल, स्पेशली दी आईटी कपल्स, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही हैफजार्ड है, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, लेट मैरिजेस हो रही हैं, लोग अपने करियर बनाने में लगे हुए हैं। सो इधर फीमेल का बायोलॉजिकल क्लॉक निकल जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम फीमेल्स का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। सो ऐसे केसेस में जैसे करियर बनाते बनाते 34-35 हो गए हैं, अब प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। सो येस, दीज काइंड ऑफ कपल्स दे आर मोर एक्सेप्टेबल टुवर्ड्स आईवीएफ नाउ, एंड वो अच्छे से प्रोसीजर समझते भी हैं, एंड येस दे डू ब्रिंग लाइफस्टाइल चेंजेस ऑल्सो। मैं आपके माध्यम से ये समझाना चाहूँगी कि आईवीएफ कोई चमत्कार नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि डॉक्टर के पास आपने गए, हम बोले हमको आईवीएफ करना है, मैजिक हो जाएगा और आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। नहीं, इट इज़ अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपका डॉक्टर भी इन्वॉल्व होता है, एंड इक्वली एंड इम्पॉर्टेंटली एज अ कपल यू शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व। एज अ कपल मेरा मतलब है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस लाना चाहिए। जी, टाइम से सोना, टाइम से उठना, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, स्ट्रेस आप अपना जितना कम कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें प्ले कुल करता है मिलाकर एक आईवीएफ लाइफस्टाइल का। बहुत मैटर करती है डॉक्टर मुनमुन, कि अगर आप आईवीएफ की तरफ जाना चाह रहे हैं एज अ कपल, तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होती है ये बहुत डिपेंड करता है उस पर। मुझे ज़रा आपके आईवीएफ सेंटर के बारे में बताइए। श्री धन्वंतरी आईवीएफ सेंटर किन किन विशेषताओं के साथ यहाँ पर इलाज किया जाता है, और जब एक कपल वहाँ पहुँचता होगा तो आप कैसे एज एन काउंसलर उन्हें गाइड करती हैं? ये हमारा श्री धन्वंतरी आईवीएफ सेंटर रायपुर में स्थित है। यहाँ पर इट इज़ अ कंप्लीट वुमेन केयर सेंटर। यहाँ फीमेल रिलेटेड हर बीमारियों का इलाज किया जाता है। मेरी स्पेशल फील्ड है इनफर्टिलिटी, जिसमें जब मेरे पास कपल्स आते हैं, सो आई टेक, मैं उनके रूटीन टेस्ट सब करवाती हूँ कि उनके ब्लड में कोई कमी तो नहीं है, थायराइड, शुगर, विटामिन डी, B12, इन सब की कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, हम उन्हें करेक्ट करते हैं। हस्बैंड का स्पर्म देखते हैं, हस्बैंड के स्पर्म में कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड किया जाता है फीमेल्स का कि उनमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर हम कोशिश करते हैं कि हम जितना सिंपल ट्रीटमेंट हो सके, सिंपल से सिंपल ट्रीटमेंट से हम उन कपल को हेल्प करें टू कंसीव। बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, जैसे पहला स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं ओवुलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स। इसमें हम क्या करते हैं, अगर सारे फैक्टर्स हमको सही लग रहे हैं तो हम फीमेल्स को 5 दिन अंडा बनने की दवा देते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं 12वें दिन कि अंडा बन रहा है कि नहीं, और उन दिनों कपल को रिलेशनशिप रखने बोलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि यस, अंडा कब बन रहा है, कब फूट रहा है, और उन दिनों कपल ने रिलेशनशिप रखा कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप होता है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम हस्बैंड का स्पर्म लेके ओवुलेशन के टाइम पे वाइफ के यूट्रस में प्रत्यारोपण करते हैं, जिससे सक्सेस की संभावना और बढ़ जाती है। अगर ये दोनों मेथड हम फेल हो जाते हैं, देन द थर्ड स्टेप इज IVF। IVF भी जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, हम कपल्स की काउंसलिंग अच्छे से करते हैं। सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। IVF का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग। कपल्स को हर चीज़ पता होना चाहिए। हम उन्हें झूठी तसल्ली नहीं दे सकते कि नहीं 100% आपका हो ही जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जान भगवान ही डालता है जी। सो हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं। सो वी डू गिव आवर बेस्ट
एंड देन हम उन्हें बताते भी हैं बिल्कुल ये सही कि बात अगर है आप डॉक्टर मुनमुन कि आप डॉक्टर होने के नाते आप अपनी तरफ से तमाम जो कोशिश कर सकती हैं एक कपल को खुशी देने की वो तो आप करते ही होंगे, लेकिन आखिर में जाते जाते आप तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर फीमेल को कहूँगी कि यस करियर इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा अपने बायोलॉजिकल क्लॉक पर भी ध्यान दीजिए। देर आर मेनी ऑप्शंस ऑफ oocyte फ्रीजिंग ऑल्सो अवेलेबल। आप जाइए अपने गायनेकोलॉजिस्ट IVF स्पेशलिस्ट से समझिए कि oocyte फ्रीजिंग क्या होती है। अगर आप अभी माँ नहीं बनना चाहती हैं तो आप अपने एग्स को फ्रीज करा सकती हैं एंड लेटर ऑन इन द लाइफ जब आप अपने करियर में स्टेबलाइज हो जाएं तब आप अपने इन एग्स को यूज़ कर सकती हैं। Lifestyle is very important to all the younger ones, especially the teenagers and जो अर्ली 20s में हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप अभी जैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आपका मिड 30s एंड 40s और आपका फर्टिलिटी लाइफ कैसा होगा। जी सो प्लीज़ अपने इस अर्ली ईयर्स में अपनी बॉडी को अब्यूज़ मत करिए विथ अल्कोहल, स्मोकिंग, लेट नाइट्स। बिल्कुल। प्लीज लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। योगा मेडिटेशन सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है। इट इज नॉट कि आफ्टर द एज ऑफ 40 योगा मेडिटेशन करना और ये है। जरूरी भी है It is डॉक्टर also मुनमुन, ये for the आपके प्रेजेंट youngsters के लिए कि भी आप जरूरी है, अभी से अपने आपके lifestyle फ्यूचर के लिए भी जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका डॉक्टर मुनमुन बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और IVF को लेकर जो तमाम तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में थी, जो क्वेश्चंस उनके मन में थे, उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए।